25 दिसंबर के द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर एनालिसिस में बात करेंगे आरके नगर सीट से दिनाकरण के चुनाव जीतने पर। नीचे वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यह इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर इशू पर चल रही बातचीत पर है। इस आर्टिकल में यरूशलेम के मुद्दे पर यूएन में इंडिया के रुख को लीडर पावर की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया गया है और तुलना नॉन अलाइन मूवमेंट से की गई है। यह आर्टिकल बेस्ड है ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016 पर। अगले पेज पर ये वाला आर्टिकल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के उतार चढ़ाव को लेकर है। इस आर्टिकल में माओवादी को डेवलपमेंट से खत्म करने की नई नीति पर बातचीत की गई है। नीचे वाला आर्टिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के सक्सेस पर है। इसके बाद करेंगे न्यूज एनालिसिस। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। हाँ, आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब को दबाएं, साथ में बेल आइकन भी, ताकि हर दिन द हिंदू एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा के उपचुनाव पर। यहाँ शशिकला के करीबी दिनाकरण चुनाव जीत गए हैं। आर्टिकल में इसके बाद वहाँ के पॉलिटिकल हालात पर चर्चा की गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से यह आर्टिकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल भारत चीन बॉर्डर इशू पर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और चीन के स्टेट काउंसलर यांग जेइची के बीच 22 दिसंबर को अच्छी मीटिंग हुई है। 20 महीने बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू को लेकर बातचीत शुरू हुई है। इस दौरान भारत और चीन के बीच डोकलाम वाला तीखा तनाव भी पैदा हुआ था। बीच के दौरान में आपको पता होगा कि डोकलाम में 70 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही। तो ये जो बात चल रही है, मीटिंग चल रही है, वह ईयर 2005 में, ये जो बात चल रही है अभी, वह ईयर 2005 में चीन भारत के बाउंड्री मामले के सेटलमेंट के लिए जो गाइडलाइन तय हुए थे उसी पर आधारित है। और चर्चा हो रही है कि इस गाइडलाइन को कैसे लागू किया जाए ताकि बॉर्डर इशू खत्म हो जाए। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच इसी साल आस्ताना कंसेशनस हुआ था। इसमें बात हुई थी कि दोनों देश के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं उस पर विवाद नहीं होने दिया जाए। इससे पहले 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुआ था, लेकिन सीमा के निर्धारण पूरी तरह नहीं होने के कारण आर्मी का ट्रांजिशन होता रहा। मतलब इधर की सेना उधर और उधर की सेना इंडियन टेरिटरी में चली आती रही। तो इससे भारत और चीन के बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हुआ, मतलब यहाँ के लोगों के मन में। तो सीमा के तनातनी की वजह से दोनों देशों के नागरिकों में नफरत की भावना पैदा हुई। आर्टिकल में कहा गया कि भारत के लोगों के बीच ऐसा माने जाने लगा कि चीन प्रभुत्व बनाना चाहता है और उसने जानबूझकर भारत को टारगेट किया हुआ है। इस दौरान कुछ डेवलपमेंट भी हुए कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इशू बना, मालदीव के साथ चीन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री को रोका। तो दूसरी ओर चीन के लोगों में इंडिया को लेकर भावना बनी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है और चीनियों ने माना कि भारत इस क्षेत्र में वर्चस्व करना चाहता है। इस बीच चीन ने इंडिया में बुलेट ट्रेन की जो परियोजना थी उसमें अड़ंगा लगाया, मतलब वो बोला तो कुछ नहीं उसने, लेकिन रुका हुआ है। तो इस पूरे घटनाक्रम से चीन को ही ज़्यादा नुकसान हुआ। यह नुकसान आर्थिक है। इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे चीनी ऐप यूसी के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चल पड़ा कि ये चाइनीज कंपनी है और करोड़ों मोबाइल से इंडिया में यह ऐप हटा लिया गया। ऐसे में चीन की कंपनी को बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। इंडिया जो है वो चाइना से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, मतलब वो सामान चाइना से बहुत लेता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चाइनीज सामान को का बहिष्कार की हालत भी हुई। तो चीन इस चीज़ को समझ रहा है। इस बीच अच्छी खबर है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है और इससे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये वाला आर्टिकल यरूशलेम के मुद्दे पर यूएन जनरल काउंसिल में इंडिया के रुख पर है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देकर अपना दूतावास खोल दिया है। तो इसके खिलाफ यूएन जनरल काउंसिल में वोटिंग हुई थी और इंडिया ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, यानी अमेरिका के फैसले के खिलाफ। आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया के इस रुख को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तक ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा है कि मैं पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बहुत छोटा संक्षेप में आपको बताता हूँ।
शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो पाले में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश थे और दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक और उसके साथी देश भी थे। तो बाद में यूएसएसआर टूटकर कई देश में बंट गया, रूस अलग हो गया। तो उस समय इंडिया के जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था, मतलब गुट निरपेक्ष देशों का संघ। शीत युद्ध खत्म होने के बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कमजोर पड़ गया। तो अब वापस लौटते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल के अनुसार ऐसा सोचना उचित नहीं होगा कि सिर्फ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति की वजह से भारत ने यरूशलेम के मुद्दे पर निष्पक्ष वोटिंग की, बल्कि भारत के विश्व में जो शक्तिशाली बनने की आकांक्षा है वो इसमें महत्वपूर्ण कारण है। अमेरिकी फैसले के खिलाफ इंडिया के वोट देने से दुनिया चकित है कि यह देश ट्रंप के खिलाफ कैसे चला गया। यहाँ एक बात का ख्याल रखना होगा कि यूएन जनरल असेंबली में मिस्र ने जो रिजोल्यूशन पेश किया था उसमें अमेरिका का नाम नहीं था। तो क्या था इस प्रस्ताव में? रिजोल्यूशन में बहुत दुख और चिंता व्यक्त की गई थी कि कुछ देशों ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देने का निर्णय लिया है। यरूशलेम के मुद्दे पर फैसला इजराइल और फलस्तीन के बीच बातचीत के आधार पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर यूएन का जो पुराना रेजोल्यूशन है उसी के तहत इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। साथ में इस मुद्दे पर इजराइल की गतिविधि की भी निंदा की गई थी। तो ये पूरा प्रस्ताव था। इस मुद्दे पर वोटिंग हुई और इंडिया ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। तो आर्टिकल में कहा गया है कि पीएम मोदी ने नई स्ट्रेटजी बनाई है और एक सप्ताह पहले ही फॉरेन सेक्रेटरी ने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि भारत का गोल केवल बैलेंसिंग पावर बन के रहना नहीं है, बल्कि लीडिंग पावर बनना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की। इसमें भारत के लिए मौका है। तो अमेरिकी इच्छा के विरुद्ध इंडिया ने सिर्फ यरूशलेम में ही कदम नहीं उठाया है, बल्कि पिछले जून में भी ऐसा किया था। दरअसल मॉरिशस के आसपास के द्वीप जिसे छगोस आर्कीपेलागो कहते हैं, वहाँ ब्रिटिश कब्जा है अभी भी। और मॉरिशस तो आज़ाद हो गए, लेकिन उनके जो द्वीप हैं उसके आसपास के, उस पर अभी भी ब्रिटेन ही शासन कर रहा है। तो इसी को लेकर मॉरिशस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था और इंडिया ने उसको खुलेआम सपोर्ट किया, जबकि यूएस और ब्रिटेन चाहते थे कि इंडिया ऐसा न करे। आर्टिकल में कहा गया है कि अगर भारत यरूशलेम के मुद्दे पर प्रस्ताव के विरोध में वोट देता तो वह उन 7 देशों की श्रेणी में आ जाता जिसने अमेरिका का साथ दिया है। इन 7 देशों का पॉपुलेशन सिर्फ दिल्ली के पॉपुलेशन के बराबर है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी ने 2012 में गुजरात चुनाव के दौरान मणिनगर सीट से विधानसभा जो चुनाव लड़ा था, तब वो सीएम थे, तो वो सीट थी मणिनगर। तो मणिनगर में जितनी आबादी है उतना उन 7 में से 4 देशों की कुल आबादी है। इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन था कि वह कुछ देशों की तरह वोटिंग से हट जाता, लेकिन यह भी ठीक नहीं था। आर्टिकल में मोदी की सोच की तारीफ करते हुए कहा गया है कि दुनिया इस वक्त जिन समस्याओं का सामना कर रही है उस मामले में विवेक संगत तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और ये डिसीजन वैसा ही लिया गया। अब सवाल है कि यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने से इंडिया को क्या फायदा होगा? तो बड़ी बात यह है कि दुनिया का प्रबल बहुमत भारत के साथ हो गया है। ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, लेखक ने कहा है कि कुछ आलोचक ये कहते हैं कि इस्लामिक देश जो है वो कश्मीर के इशू पर भारत का समर्थन नहीं करते हैं, तो भारत उसके समर्थन में क्यों बोलता जाता है? तो फैक्ट ये है कि ईयर 2016 में पाकिस्तान ने यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में 9 बार कश्मीर का मुद्दा उठाया और 2007 में 7 बार। तो मतलब 2 साल में 16 बार मुद्दा उठाया गया। इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 57 देश हैं, तो पिछले 2 साल में 912 मौके ऐसे आए जब कश्मीर के इशू पर इन देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और न्यूट्रल रहा। तो ये जो है ये भारत के पक्ष में गया। तो आर्टिकल में आगे कहा गया है कि मोदी का जो नेशनलिज्म का ब्रांड है वो अब इंटरनेशनली बदल गया है, क्योंकि जो अमेरिका पहले दबाव डालता था अब वो धमकी के रुख में आ गया है। ट्रंप के हाल में जो बयान आए हैं वैसी स्थिति में भारत अमेरिका से डिक्टेट नहीं हो सकता है, तो उसको सुपर पावर बनना है और उसी दिशा में भी इंडिया आगे कदम बढ़ा चुका है। अगला आर्टिकल बेस्ड है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 पर। इस बिल में ट्रांसजेंडर की पहचान को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। उनकी पहचान के लिए
अब कोई साइकोलॉजिकल या मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अब वे खुद ही डिक्लेयर कर देंगे कि वे ट्रांसजेंडर हैं। अब तक क्या होता था कि ट्रांसजेंडर को खुद को साबित करने के लिए मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता था। तो कानून बनने के बाद देखना होगा कि जो बहुत सारे भेदभाव हैं ट्रांसजेंडर के बीच में, वो खत्म होते हैं कि नहीं खत्म होते हैं। अब तक यह देखा गया कि आमतौर पर ट्रांसजेंडरों को जॉब में नहीं रखा जाता है, तो ये भी मुद्दा है। आर्टिकल में कहा गया है कि भेदभाव समाप्त करने के लिए इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की ज़रूरत है और केवल ये बिल लाने से नहीं होगा। सेंसस के आधार पर 2014 में ट्रांसजेंडर की आबादी 50 लाख थी। इनके लिए सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था ऐसे समुदाय को मिलनी चाहिए जिनको सहूलियतें नहीं मिल पाई हैं और असुविधा में वो रह रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं उनके साथ परिवार वाले ही भेदभाव करते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि फैशन इंडस्ट्री और एकेडमिक वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसजेंडर ने अच्छा नाम कमाया है। यहाँ तक कि नेवी को भी ज्वाइन किया है ट्रांसजेंडर्स ने। आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि हर राज्य में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन होना चाहिए और सेंसस के काम में यानी जनगणना के काम में इनको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनकी सही संख्या का पता चल सके। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है द राइज एंड फॉल ऑफ WTO। इसमें कहा गया है कि जिस अमेरिका ने WTO को बनाया अब उसी को यह रास नहीं आ रहा, मतलब उल्टा पड़ गया और भारत को चाहिए कि वह WTO को बचाए। तो 25 साल पहले 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था ताकि कई देशों के साथ हम व्यापारिक संबंध बना सकें और व्यापार कर सकें। हालांकि शुरू में अमेरिका और अमीर देशों का इस पर वर्चस्व था। उन्हें इसके माध्यम से फॉरेन मार्केट में घुसने का एक रास्ता मिल रहा था। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें घुसने का रास्ता मिल रहा था। शुरू में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दबाव डालकर दुनिया के देशों को WTO का हिस्सा बनाया। 90 के दशक में जब WTO आया तो माना जा रहा था कि यह सुपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो बड़ी शक्तियां चाहेंगी वही होगा। लेकिन 2001 में चाइना WTO में शामिल हुआ और पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। WTO में शामिल होते ही उसे बिजनेस के मामले में मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा मिल गया। इसका फायदा उठाकर चीन ने एक्सपोर्ट को यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। परिणाम हुआ कि अमेरिका में चीन से काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट हो रहा है। यह बात भी है कि लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां चीन पहुंची और वहां इन्वेस्टमेंट हुआ और वहां से निर्यात अमेरिका को हो रहा है। लेकिन ये पूरा सिनेरियो जो है यूरोपीय देश और अमेरिका के लिए उल्टा ही पड़ गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि देश जो है पिक एंड चूज अपनाने लगे, मतलब ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे फैसले जो उनके अनुकूल हो तो उनको मान रहे थे और उनके अनुकूल ना हो तो उनको मानने से इनकार कर रहे थे। तो देखते ही देखते ये सब चीज़ें विकासशील देशों ने भी करना शुरू कर दिया। तो अब वो ये लोग क्या चाह रहे थे कि ट्रेड के अलावा भी, अब ये WTO के माध्यम से ट्रेड के अलावा भी कई चीज़ों पर हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। और मामला यहाँ हुआ कि अमेरिका और यूरोप नहीं चाहता था कि विकासशील देश खेती में सब्सिडी दें। वो चाहते थे कि सरकार मिनिमम प्राइस पर जो किसानों से अनाज खरीदती है वो भी बंद कर दे, क्योंकि इससे उनका अपना हित प्रभावित हो रहा था। मतलब नाम तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन नॉन ट्रेड इशू को भी इसमें शामिल किया गया और अमेरिका और यूरोप इसको लागू करवाना चाहता था। जबकि दोहा डिक्लेरेशन हुआ तो इसको लागू करने को लेकर यूरोप और अमेरिका इनकार करने लगे। तो शुरू में तो अमीर देशों ने इसका फायदा उठाया लेकिन अब उल्टा दांव पड़ रहा है। अगला आर्टिकल माओवाद खत्म करने को लेकर चल रहे सकारात्मक रणनीति पर है। लेखक ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 बड़े नक्सली अटैक हुए थे। इसमें CRPF के जवान मारे गए थे। इस घटना के बाद कई टीमें इलाके में गई और उनकी रिपोर्ट के आने के बाद माओवाद को खत्म करने के लिए नई रणनीति बनाई गई। माना गया कि नक्सलियों या माओवादियों को मारने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, बल्कि प्रोएक्टिव पॉलिसी बनानी होगी। मतलब वहाँ के लोगों में रोजगार, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को ठीक करने का काम करना होगा। विकास के कार्य और सिक्योरिटी अरेंजमेंट को ठीक किए जाने से माओवादी अटैक रुका है। दरअसल माओवाद केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जिन इलाकों में माओवादियों का प्रभाव है वहाँ के आदिवासी समाज बहुत लंबे समय से विकास की प्रक्रिया से अलग थलग पड़े हुए हैं। न हेल्थ केयर की व्यवस्था है, न शिक्षा है, न विकास है। लेकिन अब वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। यह न केवल इसलिए कि पुलिस फोर्स पहुँच सके बल्कि ट्राइबल्स आपस में कम्युनिकेशन भी कर सकें।
अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत बस्तर में जो आदिवासी हैं उनके काम का उचित मूल्य दिया जा रहा है। लकड़ी के आर्ट, धातु के आर्ट वर्क सामान खरीदने के लिए सरकार ने कारोबारी शुरुआत की है। अगला आर्टिकल गांव में बन रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पॉजिटिव असर को लेकर है। आर्टिकल में कहा गया है कि गांव गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं और पति पत्नी के बीच जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उस मामले को भी सॉल्व करने में ये ग्रुप बहुत उपयोगी साबित हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसे ग्रुप देश भर में बनाए जाने चाहिए और इससे आर्थिक और सामाजिक फायदा मिलता है। अब न्यूज एनालिसिस करते हैं। पेज 1 पर है खबर, पाकिस्तान में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव से उसकी मां और पत्नी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच शीशे की दीवार लगी थी और इंटरकॉम से 40 मिनट तक मुलाकात और बातचीत हुई। पाकिस्तान ने शुरू में कहा था कि इस दौरान इंडियन डिप्लोमेट साथ जा सकते हैं, लेकिन डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को जाधव से मिलने से रोक दिया गया। पाक ने कहा कि उसने जाधव से मिलने के लिए राजनयिक एक्सेस नहीं दी है। बाद में पाकिस्तान ने जाधव का एक वीडियो भी जारी किया। तो एक बैकग्राउंड तो आपको पता होगा, कुलभूषण जाधव को ईरान के तेहरान से पकड़कर पाकिस्तान ले जाया गया था। तो जाधव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई हुई है। हालांकि इस साल के मई में भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गया था और अदालत ने जाधव की फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया हुआ है। सालों बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर नोएडा पहुंचे हैं। दरअसल भ्रम था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्रिसमस के दिन और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नोएडा में मेट्रो के नए रूट के उद्घाटन में शामिल हुए थे। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने किया। यह मेट्रो नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दक्षिण दिल्ली के कालकाजी तक जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को शमशान में क्रिमेशन करने से रोका गया है। इन लोगों ने स्थानीय लोगों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ। तो देश भर में दलितों पर सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में ही हो रही हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। मुंबई में देश की पहली एसी लोकल ट्रेन शुरू हुई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर।